कर पाएंगे अदर। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो आप लोगों को अब सब्जेक्ट मेरे साथ पढ़ना है वो बेसिकली उसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 3 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई एक चीज़, मिसाल के तौर पर एक गिलास, एक फ़ोन, एक पानी की बोतल, एक स्विच बोर्ड, एक चार्जर, एक लैपटॉप, एक माउस, ये कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट हो सकती है। ओरिएंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ जाके मिलना, किस मिसाल के तौर पे ग्लास का बॉटल के साथ जाके मिलना, चार्जर का लैपटॉप के साथ जाके मिलना, इसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इस डोमेन में। और प्रोग्रामिंग जब जिस तरह हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा रादर देन कि हम सबसे पहले ये देखें कि ये कोर्स पढ़ाने का मकसद ये है कि इस कोर्स के अंदर आप कोई भी नया कीवर्ड या कोई भी नया प्रोग्रामिंग स्किल नहीं सीखेंगे। दिस इज़ नॉट अ एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। इसके अंदर बेसिकली प्रोग्राम को करने का एक मेथड आप करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़े थे तो हम लोगों ने सबसे पहले नॉर्मल प्रोग्रामिंग पढ़ी, फिर हम उसके अंदर लूप्स लेकर आए, फिर हमने उसके अंदर फंक्शंस यूज़ किए, फिर हमने स्ट्रक्चर्स यूज़ किए। लेकिन इसके अंदर हम क्लासेस लेकर आएंगे और इस पूरे सेमेस्टर डिग्री प्रोग्राम सेमेस्टर प्रोग्राम में आप इसको जो है उसी तरीके से देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, आपका क्लासेस यूज़ होंगी रादर देन फंक्शन या स्ट्रक्चर्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे C++ के अंदर। ठीक है, मैं एंड में बताऊंगा लैब का क्या सिनेरियो रहेगा। कोर्स कंटेंट देखते हैं, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखेंगे ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस क्या होते हैं, फिर आप ओवरलोडिंग देखेंगे, फिर आप पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ होती है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या चीज़ होती है, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, बुक जो आप लोगों को रेफ़र की गई है वो 3 है, लेकिन जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ और मस यूनिवर्सिटी में सर मोहसिन अंसारी पढ़ा रहे हैं वो रॉबर्ट लेफर्ट की बुक है C++ की। वो बुक इंशाल्लाह आपको आज इस क्लास के बाद जो है वो मिल जाएगी। थोड़ी सी बात करते हैं कि आपकी ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होगी इस बार। मिड टर्म से पहले आपके जो है एक क्विज़ होगा और एक असाइनमेंट होगा जिसकी वर्क जो होगी वो 5.0 की होगी। इसी तरह मिड टर्म के बाद आपका एक क्विज़ और एक असाइनमेंट होगा जो होगा आपका 5.4 के लिए। ठीक है, इसी तरह लैब की एक असाइनमेंट होगी जो 12.5 की होगी। ये मिड टर्म और टर्मिनल की मिलाकर होती है। ठीक है, और मिड टर्म का पेपर जो है एग्ज़ाम जो है वो भी जो है वो इसी की बेसिस के ऊपर होगा। ठीक है, थोड़ी सी असाइनमेंट्स जो होती हैं वो टर्निटिन के थ्रू चेक होंगी, चूँकि अब आपकी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन है, तो याद रखिएगा प्लेजरिज्म मत कीजिएगा। अच्छा, टिपिकली हम बात करते हैं कि जो C++ का इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है। जब भी हम लोग कोई C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एडिटर ओपन करते हैं, जिस तरह आप लोग पहले डेफ C++ को ओपन करते थे। ठीक है, आप उसके अंदर क्या करते थे, चीज़ों को एडिट करते थे और एडिट करने के बाद आप क्या करते थे, इसको प्री प्रोसेस करते थे, चेक करते थे कि आइदर ये जो काम आपने किया है, जो कोड आपने लिखा है वो ठीक है या नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करते थे कि आप उसको कंपाइल करते थे, आप यानी उसको रन करते थे, चलाते थे। ठीक है, कंपाइलेशन से क्या होता था, जो हेडर फाइलें जिनकी डेफिनेशन सेव हुआ करती थी किसी कंपाइलर में जाकर, वो क्या करता था, उनकी डेफिनेशंस को ढूंढता था, ढूंढने के बाद उसको लिंक करता था। ठीक है, और लिंक करने के बाद वो क्या करता था, उसको लोड करता था, लोड करने के बाद आपको आउटपुट करके एग्जीक्यूट करके दिखा देता था। ये जो 6 लाइनें हैं बेसिकली वो इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि दैट्स फाइन कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया वो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में किया और अनस्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में किया, हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज़ की। होता क्या, अनस्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है, स्ट्रक्चर कहते हैं किसी चीज़ का एक स्ट्रक्चर बना हुआ हो, एक बुनियाद मतलब एक शेप बनी हुई हो। अनस्ट्रक्चर क्या चीज़ होगी, एक ऐसी चीज़ जिसका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लेस थिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये घर बना है तो उसका ये स्ट्रक्चर्ड है, अगर ये घर टूट जाएगा या जिस जगह आप बैठे हैं वो टूट जाएगी तो बेसिकली क्या होगा, वो अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो पूरा प्रोग्राम होता है वो एक ही जगह लिख दिया जाता है।
ठीक है। अब इसमें इशू क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये मेरा प्रोग्राम था, मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये मेरा मेन प्रोग्राम था। मिसाल के तौर पे मैंने एक नाम प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जितने भी मैं वेरिएबल्स लिखता हूँ, इंट A B C D, ठीक है, वो सारे के सारे इस पूरे प्रोग्राम में मैं कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्यों है? क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, उसमें हमने ये चीज़ नोटिस की है कि सारा का सारा प्रोग्राम जो होता है हम एक ही जगह लिखते हैं। पहले हम यूज़र से इसका नाम मांगते हैं, उसको प्रिंट कर देते हैं, दैट इज़ वेरी इजी। लेकिन सपोज़ करें कि जब आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर जो काम होता है दैट इज़ मोर देन। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमने ये चीज़ देखी, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो एक ही मेन प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है। सिंपली अगर मैं बात बताऊँ, एक ही फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इंट मेन या वाइड मेन, जो भी होता है हम रखते हैं, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में जो दूसरी मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि जितना कुछ भी लिखा जाता है वो ग्लोबल होता है। अगर इसका पॉइंट नंबर 2 देखें तो लिखा हुआ मेन प्रोग्राम, यानी इंट मेन जो हम लिखते हैं, स्टैंड फॉर द सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और स्टेटमेंट्स विच मॉडिफाई द डेटा विच इज़ ग्लोबल थ्रू आउट द होल प्रोग्राम। यानी पूरे प्रोग्राम के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो ग्लोबल होता है, हम उसको कहीं भी किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के डिसएडवांटेजेस क्या चीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो होता है इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जिसकी कोड्स, जिसकी जो लाइंस हैं वो तकरीबन जो है वो मिसाल के तौर पे 2000 है या 3000 है, तो ये बहुत मुश्किल होता है उसको हैंडल करना, या बहुत मुश्किल होता है उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आना, ठीक है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हमारा कोड बहुत बड़ा हो तो हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह मिसाल के तौर पर पॉइंट नंबर 2 देखें, मिसाल के तौर पर अगर सेम स्टेटमेंट सीक्वेंस जो है वो लिखी जा रही है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, मिसाल के तौर पर एक लूप आप 100 जगह पे लगा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो चीज़ें बार बार रेपिटेशन मोड में आ रही हैं, ठीक है। जब वो चीज़ रेपिटेशन मोड में आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका इशू ये होगा कि आप इस चीज़ को जब वो देखेंगे आप जाके, या उसके अंदर कोई इशू आएगा, मिसाल के तौर पर कोड के अंदर एरर आ जाता है किसी लूप में जाकर, आपको कैसे पता चलेगा कि किस लूप की बात हो रही है, किस लूप के अंदर एरर आ रहा है। इसीलिए जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर जब कंट्रोल सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स प्रोग्राम्स होते हैं, या सीक्वेंस जो होता है हमारा वो क्या होता है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर नहीं पड़ा होता, उनको दूसरे लोकेशंस पे रखना पड़ता है। और इसमें मुसीबत ये होती है कि जब आप एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं लगती कि इशू किस जगह पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें जो तीसरी लाइन लिखी है, दिस हैज़ लीड टू द आइडिया ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द सीक्वेंसेस, नेमिंग देम एंड ऑफरिंग देम अ टेक्निक टू कॉल एंड रिटर्न दिस अ प्रोसीजर। कह रहा है कि अगर एक तरीका ये है कि हम हर लूप को या हर मॉड्यूल को या हर एक सेक्शन को, हर एक एरिया को आप अलग अलग नाम दे दो, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होगी, सारा प्रोग्राम मेन फंक्शन के अंदर ही लिख देना। सबसे बड़ा इशू क्या है, प्रोग्राम बड़ा होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस जगह मसला आया और किस जगह हमने क्या काम करना है। उसके बाद दूसरी टाइप जो आती है वो होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम प्रोसीजर्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास रिटर्निंग स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक ही सिंगल प्लेस के ऊपर लगी होती हैं। मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये मेरा मेन प्रोग्राम था मिसाल के तौर पर, और ये चल रहा था। मुझे एक प्रोसीजर चलाना था, मैं यहाँ पर आया, मुझे पता चला कि अच्छा जी इस प्रोसीजर को चलाने के लिए मुझे एक प्रोसीजर अलग कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर जिस तरह कैलकुलेटर हम लोग बनाते रहे हैं, पहले कैलकुलेटर में हमने क्या किया, हमने जो एडिशन का प्रोसीजर था वो अलग कर दिया। तो मेन प्रोग्राम आया, उसने देखा कि अच्छा जी प्लस की ज़रूरत है, उसने क्या किया कि वो इस प्रोसीजर के पास चला गया, इस बॉक्स की तरफ आ गया, इसने वो मैटर सॉर्ट आउट किया और दोबारा डाटा जो है वो मेन प्रोग्राम को भेज दिया। तो ये चीज़ लिखी हुई है कि क्या होता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो सारी एक ही जगह पे पड़ी होती हैं, लेकिन जो प्रोसीजर कॉल होता है उसमें क्या होता है कि आप प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो। ये प्रोसीजर है बेसिकली। जब मुझे एडिशन की ज़रूरत पड़ी तो क्या किया, मैंने प्रोसीजर को कॉल कर लिया, ठीक है। तो जब ये सीक्वेंस प्रोसेस हो जाता है, जो मैंने बात बोली, 2 नंबरों को मैंने प्लस कर दिया, तो क्या होगा, जो फ्लो होगा दोबारा जो है वो मेन पोजीशन पे आ जाएगा, मेन प्रोग्राम के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन प्रोग्राम के ऊपर प्रोसीजर तब आएगा जब आपका जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसको हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अभी तक हमने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की तरह की हम लोगों ने जब लूप यूज़ किए, या हम लोगों ने
मिसाल के तौर पर अगर हमें 10 बार लूप चलाना होता था तो क्या होता था, क्या मेन फंक्शन पे आते थे, मेन फंक्शन क्या करता था कि वो प्रोसीजर चलाता था 10 बार लूप का और दोबारा आंसर की तरह दे देता था मेन प्रोग्राम को। ये डायग्राम वही चीज़ शो कर रही है। अच्छा जी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके पैरामीटर्स। अगर आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दें, ये जो डायग्राम बनी हुई है इसमें क्या है, ये मेरा मेन प्रोग्राम था, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक प्रोसीजर 1 बना दिया, एक प्रोसीजर 2 बना दिया, एक प्रोसीजर 3 बना दिया। अब मैंने क्या किया, मेन प्रोग्राम को प्रोसीजर 1 के साथ भी लिंक कर दिया, मेन प्रोग्राम को प्रोसीजर 2 के साथ भी और मेन प्रोग्राम को प्रोसीजर 3 के साथ भी। तो ये मिसाल के तौर पर एडिशन के लिए था, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था और ये सब्ट्रैक्शन के लिए था। तो ये क्या करेगा, 2 नंबरों को प्लस करके जवाब वापस किसको दे देगा, मेन प्रोग्राम को। प्रोसीजर 2 भी क्या करेगा, जो सब्ट्रैक्शन का होगा वो क्या करेगा, 2 नंबरों को माइनस करके आंसर किसको भेज देगा, मेन प्रोग्राम को। और प्रोसीजर 3 क्या करेगा, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके मिसाल के तौर पर जवाब किसको दे देगा, मेन प्रोग्राम को। मेन प्रोग्राम का क्या काम होगा, हाली सिर्फ इनको लिंक करना आपस में और रिजल्ट जो है वो यूज़र को शो करा देना। अब हम देखते हैं कि जी स्टेटमेंट्स क्या लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि जब पैरामीटर्स आते हैं हमारे, या इंट्रोडक्शन ऑफ पैरामीटर्स होता है, तो क्या होता है कि जब प्रोग्राम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर बन गया ना, ये स्ट्रक्चर 1 हो गया, ये स्ट्रक्चर 2 हो गया, स्ट्रक्चर 3 हो गया और ये स्ट्रक्चर 4 जो मेन स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बोलूँ कि 2 नंबरों को प्लस करने के से आंसर मेरा गलत आ रहा है, तो अमान अतीक ज़रा माइक्रोफोन ऑन करके बताएं मुझे कि प्रोसीजर 1 2 3 में ऑब्वियसली बात है कोई मसला होगा या मेन प्रोग्राम में मसला होगा। आई थिंक सो। अब आपको समझ लग गई होगी क्या मकसद है। अच्छा जी, लिखा हुआ फॉर एग्जांपल इज़ अ प्रोसीजर इज़ करेक्ट एवरी टाइम इट इज़ यूज इट प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, कि अगर मिसाल के तौर पर एक प्रोसीजर यानी प्रोसीजर 1 जो है वो 2 नंबरों को सही तरह प्लस कर रहा है तो हम हर बार ये जो है वो सही आंसर देगा। ठीक है, जो मेन प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ लिंक करेगा और रिजल्ट क्या कर देगा, डाटा को प्रेजेंट कर देगा, मतलब रिजल्ट क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा। तो इससे क्या हुआ कि हमने बेसिकली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या किया, हम लोगों ने प्रोसीजर्स बना दिए, मॉड्यूल्स बना दिए, सेक्शंस बना दिए। उसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों ने हर काम को डिवाइड कर दिया। जब हमें कोई मसला आएगा तो हम आराम से चेक कर सकेंगे कि इसका प्रोसीजर ये था तो इसके अंदर मसला हो सकता है। तो बड़े अगर प्रोग्राम्स होंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो होगी वो एग्जीक्यूट हो सकेगी। अच्छा जी, ये देखते हैं कि जब भी कोई सिंगल प्रोग्राम को हम लोग पीसेस में डिवाइड करते हैं तो हम उसको प्रोसीजर्स कह देते हैं। ठीक है, जो अभी तक हमने चीज़ पढ़ी है कि हमने एक प्रोग्राम हमने बनाया था जिसमें सारा कैलकुलेटर इकट्ठा बना दिया था। दूसरे में हम लोगों ने क्या किया, प्रोसीजर्स बनाए 1 2 और 3। तो उसमें हमने बोला कि जब हम लोगों ने मॉड्यूल सेलेक्ट कर दिए, हमने प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया, तो हमने क्या बोला कि वो क्या होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो जनरल प्रोसीजर्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सेपरेटली अवेलेबल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें हम लोगों ने बताया कि एडिशन का अलग है, सब्ट्रैक्शन का अलग है और मल्टीप्लिकेशन का अलग है। तो वो क्या करते हैं, इंडिविजुअली बिहेव कर रहे होते हैं और वो साथ काम करते हैं। ठीक है, पर एक इशू ये आता है कि ये सब जो होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बोलूँ कि जो आंसर एडिशन को करके आए वो फिर जाके मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो, तो ऑब्वियसली बात है एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। तो इस चीज़ को, ये जो एक ड्रॉबैक होता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि मॉड्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ होती है, हमारे पास एक मेन प्रोग्राम होता है, मेन प्रोग्राम से हम 2 मॉड्यूल्स बनाते हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। ठीक है, और उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2 नंबरों को प्लस करने के लिए हमने ये प्रोसीजर रखा। ठीक है, उसके बाद मिसाल के तौर पे एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर इन 2 नंबरों को प्लस करने के लिए डेटा प्लस डेटा 2 को प्लस करने के लिए हमें पहले डेटा को निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम प्रोसीजर 2 बना रहे हैं, और इसी तरह डेटा 2 को प्लस करने के लिए डेटा के साथ हम प्रोसीजर 3 बना रहे हैं। ये इस तरह होता है कि जिस तरह अगर आपने मैथमेटिक्स से क्वेश्चन किए हो ना, तो 2 नंबरों को प्लस करने के लिए पहले कोई फार्मूला लगाना पड़ता है, उस फार्मूला से पहले आपको ए या बी या सी की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह के हमने क्या किया, हमने 2 मॉड्यूल्स बना दिए। ठीक है, और इन मॉड्यूल्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया, प्रोसीजर्स को सेट किया, और ये क्या है, ये मेन प्रोग्राम के साथ लिंक्ड है। तो अगर मॉड्यूल 2 को मॉड्यूल 1 की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, मेन प्रोग्राम के थ्रू मॉड्यूल 1 को कॉल कर लेगा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं था, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आप कॉल नहीं थे कर सकते होते।
ठीक है। तो अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है ईच मॉड्यूल हैज़ इज ऑन डाटा, दिस अलाउज ईच मॉड्यूल टू मैनेज एन इंटरनल स्टेट विच इज़ मॉडिफाइड बाय द कॉल्स टू द प्रोसीजर ऑफ दिस मॉड्यूल। ठीक है, हर मॉड्यूल का अपना डेटा है और हर मॉड्यूल क्या करता है, अलाउ करता है कि वो अपनी स्टेट को बेसिकली या अपने एरिया को खुद मॉडिफाई करे और दोबारा प्रोसीजर के थ्रू कॉल करके मेन प्रोग्राम को सेंड कर सके। इसको हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अभी तक हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पढ़ी, हम लोगों ने पढ़ा कि जी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पढ़ी। इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये होता है कि जब हम लोग मिसाल के तौर पर लिखते हैं इंट ए, ठीक है। अब इंट ए में क्या इश्यूज होते हैं कि जब हम इंट ए लिखते हैं तो वो मिसाल के तौर पर पहले फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है, दूसरे फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है, तीसरे फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर अभी आप देखें जो डायग्राम दी हुई है इसमें लिखा हुआ है ग्लोबल डेटा। ठीक है, तो ग्लोबल डेटा में क्या चीज़ है कि ये देखें आप कि ये ग्लोबल डेटा मिसाल के तौर पे पहला मिसाल के तौर पर इंट ए है, ये इंट बी और ये इंट सी है। अब इंट ए को कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहा है, ये वाला फंक्शन भी यूज़ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इंट ए की वैल्यू रखी है 10, तो मुझे जितने भी फंक्शंस हैं उसके अंदर जाके वैल्यू ए की 10 ही रहेगी। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर एडिशन के अंदर जाकर मैं करना चाहूँ तो मेरा दिल होगा कि मैं उसके अंदर वैल्यूज़ को चेंज करूँ। तो इसका मतलब है कि जो ग्लोबल डाटा होता है, यानी एक ऐसा डाटा जो बेसिकली फ़ंक्शन से बाहर होता है, उसको कोई भी फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि मिसाल के तौर पर एक जगह आपने किसी बंदे की मिसाल के तौर पर परसेंटेज निकालनी थी। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए जाहिर सी बात है आप लोग जो डाटा यूज़ करोगे वो होगा फ्लॉट, क्योंकि 65.5 होता है तो पॉइंट में जो आता है वो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों का जो परसेंटेज के लिए रखा है वो मैंने लिखा है फ्लॉट PER परसेंटेज। ठीक है, उसको मैंने फंक्शन 1 में इस्तेमाल कर दिया। लेकिन जब मुझे आपका CGPA निकालना है तो उसके लिए मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ। लेकिन अब CGPA के लिए मुझे पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, CGPA के लिए मुझे ग्रेडिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं अगर अब जाकर इस फ्लॉट को यूज़ करूँगा तो वो इस फंक्शन में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, जो एक बहुत बड़ा इशू है। यही इशू बेसिकली जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। लिखा हुआ है एज प्रोग्राम ग्रू लार्जर एंड मोर कम्प्लेक्स इवन द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच बिगन टू शो द साइन ऑफ स्ट्रेन। कि जब प्रोग्राम बड़ा होता है, लार्जर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होती है वो इशू करना शुरू हो जाती है। और इशू ये वाला इशू होता है जिसमें ग्लोबल डेटा होता है। ग्लोबल डेटा को बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब ग्लोबल डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं या हम लोगों ने जो मेथड सेट किया हुआ वो सारे फंक्शंस के लिए वही इस्तेमाल होगा, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन के लिए वही तरीका हो। इसको हम लोग अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं? रिस्ट्रिक्ट कहते हैं रोक देना, अनरिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है ना रोकना, एक्सेस का मतलब है कोई भी इसको रिसाइव। अब ये फंक्शन ग्लोबल डाटा है तो इसको अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस है सब फंक्शंस को, कि ये जो सारे फंक्शन हैं इस ग्लोबल डाटा को या इस फंक्शन को इस इंटीजर वैल्यू को या कोई भी इस चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ही प्रोग्राम बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो अब इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये है कि अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस में क्या चीज़ होती है। अब ये देखो, जिस तरह ये मैं बता रहा हूँ, ये एक फ़ंक्शन था, ये भी एक फ़ंक्शन है। ये फ़ंक्शन का नाम फ़ंक्शन ए है, इसका नाम फ़ंक्शन बी है। इसके अंदर भी कोई वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर भी कोई वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर कोई फ़ंक्शन लगा हुआ है, इसके अंदर भी कोई फ़ंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर नोटिसेबल चीज़ ये है कि इसके अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ वो ये फ़ंक्शन भी ले रहा है और ये फ़ंक्शन भी ले रहा है। ठीक है, इशू क्या आता है? इशू तब आता है जब इधर वो वैल्यू दी हो जो आप यहाँ तो इस्तेमाल कर सको पर यहाँ पर ना कर सको। जिस तरह मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी, बेसिकली उसी की एग्जांपल है एक और। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ होती है कि इसको हम लोग अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमने वैसे PF में पढ़ा था कि ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो हम लोग सिर्फ अपने फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप लोग अपने फंक्शन के अंदर जाके ABC की वैल्यू लिखते थे और फिर हम क्या करते थे, उसको भेज देते थे XYZ में, जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते थे, हमने मेन फंक्शन में बनाए होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा जी, इसके अंदर फिर वही अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस की बात आ रही है कि ये आप देख लें कि इसमें ये वही स्लाइड बेसिकली जो है ना रिपीट हो रही है। ठीक है, देखते हैं कुछ और मसले क्या हैं। सबसे पहला तो ये है कि हम लोगों को जाहिर सी बात है कि डाटा और फंक्शन जो होते हैं उनको सेपरेट जगह पे रखना पड़ता है।
और ये बहुत बुरी चीज़ होती है। जैसे ये देखें आप, इसमें हमारा जो ग्लोबल डाटा है वो अलग पड़ा हुआ और फंक्शंस अलग जगह हम लोगों ने रखे हुए हैं और फंक्शन को लिंक किया हुआ हमने ग्लोबल डाटा के साथ। ये बहुत बड़ा मैस क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू आता है इसके अंदर एट्रीब्यूट्स का और बिहेवियर का। ये क्या चीज़ें होती हैं? एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि मिसाल के तौर पर एक इंसान की आँख है, ठीक है। इंसान की आँख मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये ह्यूमन आई है। फंक्शन 1 के अंदर वो कहता है कि मुझे ब्राउन आइज़ की ज़रूरत है। फंक्शन 2 मुझे कहता है कि मुझे ब्लू आइज़ की ज़रूरत है। फंक्शन 3 मुझे कहता है कि उसको ब्लैक आई की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि मैंने यहाँ पे जाके इस ग्लोबल डेटा में लिख दिया कि आँख जो है वो ब्लू है। इसको ये फंक्शन तो एक्सेस कर सकेगा, लेकिन ये तो फंक्शन उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको जो डाटा चाहिए था उसके मुताबिक जो है वो उनको डाटा नहीं मिल रहा इन फंक्शंस को। तो ये एक इशू है कि बिहेवियर जो हमारे होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट करते हैं जब हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पे जाते हैं। बिहेवियर कहते हैं स्टिमुलस होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी टाइम चेंज हो सकती हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे यस या नो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक ऐसा बिहेवियर लिख देता हूँ जो येस है, या मैं एक ऐसी वैल्यू लिख देता हूँ जो येस है। ये फंक्शन को येस चाहिए तो ये फंक्शन तो येस को इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन इनको नो चाहिए तो ये फंक्शंस जो होंगे वो इसको ग्लोबल डेटा को यूज़ ही नहीं कर सकेंगे। तो ऑल इन ऑल बात जो अभी तक हमने की है कि इश्यूज़ ये हैं कि कभी भी ग्लोबल डेटा जो होता है वो हर फंक्शन जो होता है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ग्लोबल डाटा हर फंक्शन एक्सेस कर पाएगा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये जो डाटा इसको ये फंक्शन भी इसको यूज़ कर सकता है, ये फंक्शन भी यूज़ कर सकता है, ये फंक्शन भी यूज़ कर सकता है, ये फंक्शन भी यूज़ कर सकता है, तो इसकी अपनी वर्थ भी बहुत कम रह जाती है, ठीक है। क्योंकि ये फिर इतना जेनेरिक हो जाता है कि हम लोग इसको सिक्योर नहीं बना सकते या इसको अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा जी, इन सब मसाइल को हल करने के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मॉड्यूल को हम लोग लेकर आए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है? बेसिकली वो डाटा और ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली साथ लिंक करता है। यही चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। अभी आप ज़रा डायग्राम देखें, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट डाटा था 1, इसी तरह हमने एक ऑब्जेक्ट डाटा 2 बनाया, एक 3 बनाया और 4 बनाया। अगर आप देखें तो सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे ऑब्जेक्ट 2 से कोई चीज़ चाहिए तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 2 से ले सकता हूँ ऑब्जेक्ट 1। अगर मुझे 3 से चाहिए तो मैं 3 से भी ले सकता हूँ, अगर मुझे 4 से चाहिए तो मैं 4 से भी ले सकता हूँ। बट 2 को अगर 4 से लेना है तो 2 भी 4 से ले सकता है। जैसे 2 पहले जाएगा 3 के पास और 3 भेज देगा आगे 4 के पास, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं जो आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर डाटा पड़ा होता है। जिस तरह पहले फंक्शंस होते थे उसके अंदर डाटा होता था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शंस का काम होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट करता है। अगर आप लाइन नंबर 2 पढ़ेंगे, लिखा हुआ है इन ऑब्जेक्ट ऑफ OOP approach, data and functions which are supposed to have access the data are packed together into one box is called object। डाटा और फंक्शन जो हम एक डब्बे के अंदर पैक कर दिया करते थे, पहले हम फंक्शंस बनाते थे उसके अंदर कोई चीज़ लिखते थे, अब हमने उसको पैक करके नाम क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट का दे दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोग्राम इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेजेस टू ईच अदर प्रोग्राम, जो ईच अदर क्या चीज़ जो हमने अभी बोली है कि मैसेजेस एक दूसरे को डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल मतलब किस तरह का नज़र आता है। देखो, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट था, ये मेरा तीसरा ऑब्जेक्ट था। माउस की तरफ ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ डाटा लिखा है, यहाँ पे भी कुछ डाटा लिखा है, यहाँ पे भी कुछ डाटा लिखा है। मेंबर फंक्शंस को छोड़ दो अभी फ़िलहाल, अभी समझो कि ये फंक्शन है, ये भी 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 फंक्शन है, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए इस ऑब्जेक्ट की किसी भी किसी भी फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके डाटा को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, अगर वो लोकल होगा, ग्लोबल होगा तो। इसी तरह इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए मैं इस ऑब्जेक्ट के भी किसी भी डाटा या किसी भी फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। इवन ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ भी डायरेक्टली लिंक्ड है, तो ये किसी के भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा इशू था अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस का, कि हर चीज़ जो है वो ओपन हो गई है और कुछ चीज़ें जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, वो बेसिकली इसमें क्या होता है, रिलैक्स हो जाती है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, देखो, अन ऑब्जेक्ट फंक्शंस कॉल्ड मेंबर फंक्शंस
जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर आप फंक्शन लिखते थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब आप फंक्शन लिखेंगे तो उसको टिपिकली C++ में मेंबर फंक्शन बोलेंगे। पहले आप फंक्शन बोलते आए हो, अब आप इसको मेंबर फंक्शन बोलोगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको कोई भी डेटा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से उठाना है, मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने बात बताई है आपको, ये इस डायग्राम से मैंने मिसाल के तौर पे इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ उठानी थी, तो वो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट से रब्ता करेगा और बोलेगा कि अपने फंक्शन से फ़लानी चीज़ निकाल कर मुझे वापस करो। तो ये चीज़ लिखी हुई है, इफ़ यू वांट टू रीड अ डेटा आइटम इन एन ऑब्जेक्ट यू कॉल अ मेंबर फंक्शन इन अ ऑब्जेक्ट। आप मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। जब आप मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा कि वो आपके डेटा को एक्सेस भी कर सकेगा और वैल्यू जो है आपको दोबारा वापस भेज देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ मांगनी थी तो वो क्या करेगा, इसके मेंबर फंक्शन को बोलेगा मुझे वो चीज़ दो, वो उसको डाटा देगा और साथ ही वैल्यू भी रिटर्न करके इस ऑब्जेक्ट को दे देगा, ठीक है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर एक चीज़ ये होती है कि ये क्या करता है कि डाटा और उसकी वैल्यू जो होती है उसको सेंड कर देता है। मैं पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि डाटा जो होता है वो हिडन होता है, ठीक है। क्यों हिडन है ये देखें, इस ऑब्जेक्ट को कोई पता नहीं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो डाटा अगर हिडन है हमारा तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेव है किसी चीज़ की तब्दीली के लिए या किसी भी अल्टरेशन के लिए, ठीक है। डाटा और फंक्शन जो होते हैं वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं सिंगल एंटिटी में। सिंगल एंटिटी में किस तरह है कि ये देखो, ये एक कैप्सूल है जिसके अंदर डाटा और फंक्शन जो है वो एक ही कैप्सूल के अंदर पड़े हुए हैं, इसके लिए हम लोग इसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह का होता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट था जिसका नाम हमने रखा सेल्स डिपार्टमेंट। मेरा माउस देखिएगा, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये पर्सनल डिपार्टमेंट और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ये सब आपस में लिंक्ड है। इसका एक सेल डाटा है, इसका पर्सनल डाटा है, इसका फाइनेंशियल डाटा है। ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेल्स मैनेजर है, सेक्रेटरी है, इसमें पर्सनल मैनेजर है, पर्सनल स्टाफ है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। तो इसमें क्या हुआ, ये डाटा अगर मिसाल के तौर पे सेल्स डिपार्टमेंट को कोई भी डाटा चाहिए पर्सनल डिपार्टमेंट का, वो जानना चाहता है कि मैनेजर जो है सेल्स का वो जानना चाहता है कि पर्सनल डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, तो वो क्या करेगा, वो सेल्स डिपार्टमेंट से डाटा भेजेगा पर्सनल डिपार्टमेंट को, पर्सनल डिपार्टमेंट का मेंबर फंक्शन यानी फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, डाटा वापस भेज देगा। ये एक सिंपल तरीका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात करेंगे इसके अंदर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो है ना खसूसियात क्या होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि वो सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने बात पढ़ी कि एक पूरे मॉड्यूल को हम लोग बेसिकली पूरे सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिखा हुआ व्हेन यू अप्रोच अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यू नो लॉन्गर आस्क हाउ द प्रॉब्लम विल बी डिवाइडेड इनटू फंक्शन, दिस इज़ हाउ विल डिवाइड इनटू द ऑब्जेक्ट्स। जब आप नॉर्मल प्रोग्राम करते होते थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, तो आप क्या करते थे, प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड करते थे। उस टाइम हम कहते थे कि हमने प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया फंक्शंस में, लेकिन अब हम क्या बोलेंगे कि हमने डिवाइड कर दिया प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होती है, कोई भी मिसाल के तौर पर रियल लाइफ में देखें तो हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं ट्रैफिक में खड़ी हुई, या हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए, अगर विंडोज़ की बात करें तो हमारे मेन्यूज़ हो गए, हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, हमारी स्लाइड भी इवन हो गई, ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक, मतलब जो मेन चीज़ें होती हैं हम उनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जो मेन लीड कर रही होती हैं इस चीज़ को। अच्छा जी, उसके बाद क्लासेस क्या होती हैं, यानी जो क्लासेस मतलब उसके करैक्टरिस्टिक्स नंबर 2 है, वो क्या चीज़ है, करैक्टरिस्टिक्स नंबर 2 है क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है क्लासेस क्या होती हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी मेन चीज़ क्लास होती है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। लिखा हुआ ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव बिल्ट इन डाटा टाइप्स, फॉर इंस्टेंस अ डाटा टाइप इंट मीन इंटीजर्स इज प्रीडिफाइंड इन C++। वो कह रहा है कि जैसे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर कुछ बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं, जिस तरह C++ के अंदर इंटीजर के लिए इंट इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप इंटीजर को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट डे, इंट अकाउंट, इंट ईयर, इंट आंसर, ठीक है। इसी तरह आप इसी तरीके से आप जो है क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या क्लासेस, यू कैन डिफाइन मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लास, ठीक है, कि एक ही क्लास को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हो। जब हम आगे लैब करेंगे तो आपको खुद बहुत समझ लग जाएगी क्या चीज़ है। अभी हम ये देखते हैं कि ये हम लोगों ने पहला देख लिया ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, क्लासेस क्या होती हैं। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊँ ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस किस तरह नज़र आती हैं, तो ठहरे।
अगर मैं इसके पूरा एक बॉक्स बनाऊँ ना, तो ये हमारी एक क्लास है और ये सेल्स डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली उसके ऑब्जेक्ट्स हैं सिंपली। ये भी हमने कर लिया। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का उर्दू में मतलब होता है विरासत। विरासत का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट था या एक हमारे पास क्लास थी या एक हमारे पास क्लास थी या हमारे पास ऑब्जेक्ट था। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास ये भी ऑब्जेक्ट है। हम इसको क्लास समझते हैं। ये हमारी ये क्लास थी, ये दूसरी क्लास है, ये हमारी तीसरी क्लास है और ये हमारी मेन क्लास है। बेस क्लास को छोड़ दें, मैं भी आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ होती है। अब मिसाल के तौर पर हमें कुछ चीज़ें यहाँ की इस क्लास को चाहिए थी, बेस क्लास को या मेन क्लास को। इसी तरह इस क्लास की कुछ चीज़ें इस क्लास को चाहिए थी। इसी तरह इस क्लास की कुछ चीज़ें इस क्लास को चाहिए थी। हम लोगों ने क्या किया, रादर दैन कि हम यहाँ से निकाल के ऊपर लेकर जाएं, हमने इनहेरिटेंस कर ली। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अब आप भी आगे जाके जब पढ़ेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसको विरासत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के फादर को कोई इशू हो, फॉर एग्जांपल चेहरे के ऊपर कोई तिल का निशान हो, तो देयर इज़ अ चांसेस के बच्चे के चेहरे के ऊपर भी तिल का निशान होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होती है कि फादर के फेस से वो तिल का निशान ख़त्म नहीं हो जाता बच्चे के आने से, लेकिन क्या होता है वो इनहेरिट किया जाता है, वो चीज़ इनहेरिट हो जाती है, दोनों में आ जाती है। तो यही चीज़ है कि जो सी चीज़ इनहेरिट की जाती है वो हमारी डिराइव क्लास होती है और जो हमारी मेन क्लास होती है हम उसको बेस क्लास कहते हैं। बेस का लफ्ज़ ही लफ्ज़ होता है बुनियाद। तो हमारी वो क्लासेस जिसके अंदर फीचर्स पड़े होते हैं हम लोग उसको डिराइव क्लासेस कहते हैं, और हमारी जो बेस क्लास होती है वो बेसिकली वो क्लास होती है जो बेसिकली हम लोग कहते हैं जो मेन होता है। और याद रखिएगा हमेशा बेस क्लास से ही डिराइव क्लासें निकाली जाती हैं। जैसे फ़ीचर ए और फ़ीचर बी है, ठीक है, तो इसने क्या किया, ये फॉर एग्ज़ाम्पल फादर था, ठीक है, तो इसने क्या किया, इनहेरिट किया डिराइव क्लास को, उसके अंदर फ़ीचर ए और फ़ीचर बी रख दिए और उसके साथ एक एडिशनल फ़ीचर भी आया। मिसाल के तौर पर बच्चे के हाथ पे भी निशान है, तो वो फादर के हाथ पे निशान नहीं था, लेकिन क्या हुआ, फादर की दो चीज़ें इनहेरिट की गई इस क्लास के लिए और साथ क्या किया उसने एक फ़ीचर सी डाल दिया। इसी तरह इस क्लास ने भी ये किया, फ़ीचर ए और फ़ीचर बी उठा दिया और साथ एक फ़ीचर ई और डी भी ऐड किया, ठीक है। और इसी तरह इस क्लास ने क्या किया, बेस क्लास से फ़ीचर ए और फ़ीचर बी उठाए और साथ एक फ़ीचर एफ ऐड कर दिया। तो इसको हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, अभी प्रोग्रामिंग में कैसे होगा इस चीज़ को छोड़ दें आप। रीयूजिबिलिटी बहुत इजी चीज़ है कि जब आप क्या करते हैं कि एक बार क्लास बना देते हैं, आपने क्लास बना ली, आपने इसको चला दिया, अब आप क्या करेंगे, उस क्लास को मुख्तलिफ़ जगहों पे डिफरेंट प्रोग्रामर्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो अपने प्रोग्राम्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें, और इसी कॉन्सेप्ट को हम रीयूजिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये इनहेरिटेंस का होता है। ये जिस तरह मैंने अभी आपको बात बताई कि जैसे फ़ीचर ए और फ़ीचर बी था, तो हम लोगों ने क्या किया कि रीयूज़ किया फ़ीचर ए और फ़ीचर बी को इस क्लास के अंदर इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए, ठीक है। इसी तरह फ़ीचर ए और फ़ीचर बी इधर भी इस्तेमाल हो रहा है इस क्लास में, तो हमने क्या बोला कि हमने इनहेरिट किया फ़ीचर ए और फ़ीचर बी को इस क्लास के अंदर, और इसी तरह इस क्लास के अंदर फ़ीचर और फ़ीचर बी को उठाया हम लोगों ने इस क्लास से, डिराइव क्लास में। अच्छा जी, उसके बाद है जी क्रिएटिंग न्यू डाटा टाइप्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आती है, वो ये होती है कि आप डाटा टाइप्स को क्रिएट कैसे कर सकते हो। आज तक कभी भी आपने जब डाटा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आप लोगों ने डाटा टाइप्स बनाई तो कोई नई डाटा टाइप्स आप नहीं बना सकते थे, ठीक है। लेकिन ऊप के अंदर आप ये काम कर सकते हो। ऊप प्रोवाइड द प्रोग्रामर कन्वीनियंट वे टू कंस्ट्रक्ट न्यू डाटा टाइप्स। जो मैंने बात बोली है कि दोबारा नया डाटा टाइप क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। सपोज यू वांट टू रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ समथिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर आपने कभी गूगल मैप्स यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ रहा होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू दे रहा होता है। ये वही चीज़ है कि अगर आपको एक लोकेशन सेट करनी है, एक लोकेशन बनानी है जो क्या करेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐड करेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन बनाएंगे इस तरह, लोकेशन 1 इज इक्वल टू लोकेशन 2 प्लस ओरिजिन। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो डाटा टाइप नहीं बनाएगी आज तक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाएंगे, वेयर ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़। जिस तरह लोकेशन 1 है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये किसके मतलब ये इसके अंदर बेशुमार वैल्यूज़ होंगी। गूगल मैप्स को खोल के कभी चेक कीजिएगा, उसके अंदर एक सिंगल लेटर नहीं होता कभी भी, एक एक्स एक्सिस का है, मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर। इस तरह लोकेशन 2 और रीजन है, ठीक है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ये कब किया जा सकता है, जब आप ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बनाते हो उसके अंदर। लास्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म और
ओवरलोडिंग का। पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरलोडिंग को हम जरा बारी बारी स्टडी करते हैं। लिखा हुआ यूजिंग ऑपरेटर और फंक्शंस इन अ डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर ऑपरेटिंग ऑन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप इज इक्वल टू देखेंगे और प्लस देखेंगे तो प्लस बेसिकली दो नंबरों को प्लस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इज इक्वल टू बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में क्या चीज़ होती है कि आप इन्हीं ऑपरेटर्स को किसी और मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ व्हेन एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर सच एज प्लस और इज इक्वल टू is given the capability to operate on a new data type, it is said to be overloaded। ठीक है, कि जब आप उसको डिफरेंट मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं दो नंबरों को प्लस नहीं करेगा, वो कुछ और भी कर सकता है। तो उस सूरत में क्या होगा कि आप क्या कहेंगे, जब वो दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। ठीक है, और जब कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेटर जो है उसकी कैपेबिलिटी जो होती है वो जब नया डाटा टाइप बन जाती है, जिस तरह प्लस था दो नंबर को प्लस करता था, जब हमने उसको नया डाटा टाइप बना लिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, ओवरलोडेड हो गया। ओवरलोडेड बेसिकली एक टाइप है जो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी जो आज हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग